ओके, गवर्नमेंट बजट स्टार्ट किया था तो गवर्नमेंट बजट एक बार फिर से थोड़ा बहुत रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ये देख रही होती है कि कितना उनके पास पैसा आने वाला है और कितना उनकी जेब से पैसा जाने वाला है। उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है कितना जेब में पैसा आने वाला है और कितना जेब से पैसा जाने वाला है। उसका जो एस्टिमेट होता है उसे हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जो आइटम वाइज ये दिखा रहा होता है कि गवर्नमेंट को किन किन तरीकों से पैसा आने वाला है और किन किन तरीकों से उसकी जेब से पैसा जाने वाला है। उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बजट। ठीक है, उसके बाद आता है गवर्नमेंट बजट में जो बजट निकालता है वो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है। करेंटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमन मैम है। ठीक है, 1 डे ऑफ फरवरी को बजट लॉन्च हो जाता है। ठीक है, और अगर 1 डे ऑफ फरवरी जो है वो आपका हॉलीडे है तो फिर उसका नेक्स्ट वर्किंग डे जो है वो हो जाता है। अब गवर्नमेंट जो है अपने पैसे को कहाँ कहाँ लगाती है, सबसे पहला आता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में दो टाइप्स आते हैं, एक टैक्स कंसेशन और एक डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो चीजें इकोनॉमी के लिए अच्छी है गवर्नमेंट उस पर टैक्स कंसेशन देता है, और जो इकोनॉमी के लिए बर्बाद सी है गवर्नमेंट उस पर हैवी टैक्सेस लगाता है। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है ब्रिज डैम्स पार्क्स बनाने में प्राइवेट फॉर्म अपने आप को बेनिफिशियल नहीं मानता, तो उसे जो प्रोड्यूस करता है वो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है आपका फ्री राइडर्स। वो जने होते हैं जिन्होंने टैक्स नहीं भरा लेकिन फिर भी वो उस चीज का फायदा उठा रहे होते हैं। फ्री राइडर्स वो होते हैं जिन्होंने टैक्स नहीं भरा फिर भी वो उस चीज का, सुन रहे हैं ना तुम, फायदा उठा रहे होते हैं। ठीक है, फिर है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ का मतलब है अमीरों से टैक्स लेना है, गरीबों को टैक्स बांट देना है। तो अमीरों की इनकम कम हो जाएगी, गरीबों का इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थोड़ा बढ़ जाएगा। उसे कहते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में दो चीजें आती हैं, एक एक्सेस डिमांड और एक डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब है जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, और डेफिसिट डिमांड का मतलब है जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है। ठीक है, अब इस सिनारियो में होता क्या है, गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है उसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो पावर आती है, एक स्पेंडिंग आता है और एक टैक्सेस आता है। फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो पावर आती है, एक स्पेंडिंग आता है और एक टैक्सेस आता है। जब एक्सेस डिमांड होता है तो लोगों के पास ऑलरेडी पैसा पड़ा है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो कम कर देता है। और क्या करता है गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस बढ़ा देता है जिससे लोग जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम करे। और डेफिसिट डिमांड में क्या होता है, लोगों के पास पैसा कम है तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है स्पेंडिंग बढ़ा देता है और टैक्सेस घटा देता है जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। जो गवर्नमेंट ओन्ड फर्म होती है गवर्नमेंट उसे भी बजट प्रोवाइड करता है तो उसे कहते थे मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है किसी भी चीज को इतने सस्ते रेट पे प्रोड्यूस कर देना कि सामने वाला कॉम्पिटिटर उसे प्रोड्यूस ना कर पाए, उसे हम कह देंगे नेचुरल मोनोपोली। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। एक नॉमिनल जीडीपी होता है और एक रियल। सर हाँ बोलो बोलो। सर एक बार मोनोपोली वाला पॉइंट बता दो नेचुरल और मोनोपोली। एंटरप्राइज। हाँ, नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है किसी भी चीज को इतने सस्ते रेट पे प्रोड्यूस कर देना कि सामने वाला उसे प्रोड्यूस ना कर पाए। ठीक है, तो उसकी खुद पे खुद नेचुरल मोनोपोली हो जाती है। जैसे गूगल जो है वो अपनी सर्विसेज इतनी मतलब फ्री में प्रोवाइड कर देता है कि कोई और प्रोवाइडर वैसा कर ही नहीं सकता, तो उसकी अपनी एक नेचुरल मोनोपोली अपने सेक्टर में। तो नेचुरल मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन अ सिंगल फर्म कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट अ कॉस्ट व्हिच इज लोअर देन दैट ऑफ मेनी कॉम्पिटिटिंग फर्म। ठीक है, तो भी नहीं समझ आएगा अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा गाना है आदिल, बाय बाय। हाँ, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। जो गवर्नमेंट की पावर्स होती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो पावर्स आती है, एक स्पेंडिंग आता है और एक टैक्सेस आता है। मतलब गवर्नमेंट ना दो ही चीजें कर सकता है, या तो अपनी स्पेंडिंग बढ़ा या घटा सकता है या फिर टैक्सेस बढ़ा या घटा सकता है। इसे ना थोड़ा इस डोमेन में लेना। तुमने एक्सपेंडिचर मेथड किया था नेशनल इनकम का। एक्सपेंडिचर मेथड में तुमने देखा होगा चार तरीके के लोग डिमांड कर रहे होते हैं। ठीक है, उन चार तरीकों के लोगों का नाम क्या होता है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है वो ना हाउस होल्ड से कह सकती है इतना कम डिमांड कर या ज्यादा डिमांड कर, ना फर्म से कह सकती है ना वो फॉरेन सेक्टर से कह सकती है।
बस वो अपनी पावर का यूज कर सकती है और अपनी स्पेंडिंग को कम कर कर एग्रीगेट डिमांड को घटा या बढ़ा सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब एक एक्सेस डिमांड होता है और एक डेफिसिट डिमांड होता है। एक्सेस डिमांड में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है और एग्रीगेट सप्लाई कम होता है। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है मतलब हर सेक्टर के पास पैसा पड़ा है जिसकी वजह से वो डिमांड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अपनी डिमांड को कम कर देगा। जब अपनी डिमांड को कम करेगा तो अपनी स्पेंडिंग को कम कर रहा है, और लोग भी डिमांड कम करे तो गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्सेस को बढ़ा देगा। ठीक है, डेफिसिट डिमांड का क्या मतलब होता है, डेफिसिट डिमांड में एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होता है और एग्रीगेट डिमांड कम होता है। इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा कम पड़ा है। ठीक है, तो लोगों के पास पैसा आने के चक्कर में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देता है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग किस चीज में होती है, वेलफेयर में, एम्प्लॉयमेंट देने में, तो वैसी स्पेंडिंग को बढ़ा देता है। ठीक है, और वो टैक्सेस जो है वो क्या करता है, टैक्सेस को घटा देता है। एक मिनट, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। सर एक्सक्यूज मी हाँ सर। हाँ, बोलो बोलो। सर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाले पॉइंट में लास्ट में एक एंडिंग लाइन में कंक्लूड कर रखा है कि पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन। अच्छा, इन शॉर्ट, पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट बजट। हाँ, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट टैक्सेस वैक्सेस बढ़ा देता है तो उसका रेसिप्ट जो है बढ़ जाता है। ठीक है, और डेफिसिट के टाइम पे उसका वाइस वर्सा हो रहा होता है। समझ गए, समझ गए? यस आगे आ गया। यस सर। Sir, please repeat fourth point. क्या क्या क्या? Sir, fourth point. फोर्थ पॉइंट, हाँ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तुमने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इन टाइप के अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है। तो जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती है, गवर्नमेंट उन्हें भी फंड प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसे हम कह देते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। समझ गए, समझ गए? Yes, sir. उसके बाद आता है एक रियल जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी। अब मान लो हर साल मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो 10 स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, और मैं पिछले साल तक जो उनसे फीस ले रहा था वो ले रहा था 1000, तो मेरे पास 10,000 आया। इस बार मैं उन 10 स्टूडेंट से 1200 ले रहा हूं तो मेरे पास 12,000 आया, लेकिन रियलिटी में तो मेरा कुछ बढ़ा ही नहीं ना। ठीक है, मेरी प्रोडक्शन तो बढ़ी नहीं, मेरी सर्विसेज ज्यादा लोगों ने तो ली नहीं। तो रियल जीडीपी ना तुम्हें रियल पिक्चर बताता है, और नॉमिनल जीडीपी बस वो करंट सिनेरियो बता देता है। नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, और रियल जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर का प्राइस। बेस ईयर का प्राइस मतलब लास्ट टाइम जो सेंसस हुआ था वो। ठीक है, बेस ईयर का प्राइस का मतलब है जो लास्ट टाइम सेंसस हुआ था वो। ठीक है, तो रियल जीडीपी बढ़ेगा तो अच्छा है, नॉमिनल जीडीपी बढ़कर कोई फायदा नहीं है। इन्फ्लेशन की वजह से अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो वो गुड इंडिकेटर नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो रियल जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में अलग अलग इंडस्ट्रीज को अलग अलग ऑफर देता है। अलग अलग ऑफर वो किस टाइप के देता है कि हम आपको टैक्स रिबेट दे देंगे, हम आपको सब्सिडी दे देंगे रॉ मटेरियल में, अगर आपने इस एरिया में खोला और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया तो वेज इंसेंटिव स्कीम्स निकाल देते हैं। वेज इंसेंटिव स्कीम का मतलब है कि अगर आपने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, इस टाइप की चीज। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट हो गया। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है ये ना हो कि बस दिल्ली दिल्ली फ्लरिश हो रहा हो, दिल्ली के साथ बिहार भी फ्लरिश हो, यूपी भी फ्लरिश हो, ये सारी चीजें। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब है अलग अलग स्कीम के द्वारा लोगों को बेरोजगार मतलब कि रोजगार प्रोवाइड करना। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। बजट के दो टाइप होते हैं, एक रेवेन्यू होता है और एक कैपिटल होता है। ठीक है, जब भी एक साल से बियॉन्ड की बात होगी, या फिर इसे ऐसे लो कि जब भी एसेट में या फिर एसेट या फिर लाइबिलिटी में से किसी एक में भी चेंज होने की बात हो रही होगी तो कैपिटल नेचर का होगा। और जब भी ना ही किसी एसेट
और ना ही किसी लाइबिलिटी में कोई बात हो रही हो। जब भी ना ही किसी एसेट और ना ही किसी लाइबिलिटी में चेंज आएगा तो उसे हम रेवेन्यू नेचर का आइटम कह देंगे, ठीक है। अब वो तो देख लेंगे कि एक्सपेंडिचर है या रेसेप्ट है, वो तो बात की बात है। अगर एसेट या फिर लाइबिलिटी दोनों में से किसी एक पे इंपैक्ट आ रहा है तो कैपिटल नेचर का हो जाएगा, और अगर एसेट और लाइबिलिटी दोनों में से किसी में भी इंपैक्ट नहीं आ रहा तो रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, ठीक है। अगर एसेट और लाइबिलिटी दोनों में से किसी में भी इंपैक्ट नहीं आ रहा तो रेवेन्यू नेचर का है, और अगर एसेट या फिर लाइबिलिटी दोनों में से किसी एक पे इंपैक्ट आ रहा है तो वो फिर हो जाएगा तुम्हारे कैपिटल नेचर का। ओके, अब बात करते हैं। अब ये भी जो होते हैं वो फर्दर दो में डिवाइडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू रेसेप्ट्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, और रेसेप्ट में हमने कल नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं पढ़ा था, ठीक है। रेवेन्यू रेसेप्ट्स तो पढ़ लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अगर मैं पुलिस को सैलरी दे रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट पुलिस को सैलरी दे रहा है तो बस पुलिस की महीने भर की सैलरी जा रही है, उसके बाद फिर से सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट के पास इससे ना ही कोई फिक्स्ड एसेट्स बिल्डअप हो रहा है, मतलब ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। मतलब गवर्नमेंट जब इस चीज पे खर्चा कर रहा है तो ना ही उसका कोई एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही उसकी कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? These are those expenditure which neither create any asset nor reduces the liability of the government, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट बिल्डअप करता है और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस करता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो दोनों में से एक चीज तो होनी चाहिए ना, लेकिन इन दोनों में से कोई चीज नहीं हो रही होती, ठीक है। तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिक्कत है? नहीं ना, ओके। ऑनलाइन में किसी को दिक्कत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो अनम्यूट करके पूछ लो। नो सर। चलो अब आते हैं रेवेन्यू रेसेप्ट्स पे। अब देखो, अगर कोई चीज तुम्हें मिल रही है तो तुम्हें उसके लिए पैसा देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज के लिए पैसे नहीं दे रही होती, तो ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस होता है और ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है। अब इसका मतलब क्या है? अगर मान लो कि मुझे मोबाइल फोन लेना है तो या तो मैं उधार पे लूंगा मोबाइल फोन या फिर मैं पैसे देकर लूंगा, लेकिन गवर्नमेंट को फ्री फंड में मोबाइल फोन मिल रहा होता है, ठीक है। नहीं नहीं, बजा ले बजा ले। न्यूयॉर्क में चल रहा है हनी सिंह का कॉन्सर्ट। राहुल जायसवाल जो हम लॉक कर सकते हैं। ये सीयूईटी वाले बच्चे लॉक नहीं करें। चलो अब नहीं आएगा, सॉरी। तो रेवेन्यू रेसेप्ट्स वो रेसेप्ट होते हैं जो ना ही कोई एसेट को रिड्यूस करते हैं और ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू रेसेप्ट्स आर दोज रेसेप्ट which neither reduces any asset nor create any liability for the government। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू होता है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। अगर किसी को पता करना हो कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो किस टाइप का, अगर कोई एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा, ओके। टैक्स रेवेन्यू के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसकी लाइबिलिटी उसी बंदे पे पड़ रही है जिसे वो टैक्स देना है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनडायरेक्टली उस बंदे पे पड़ रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम पीवीआर पे मूवी देखने गए या फिर तुम हनी सिंह का कॉन्सर्ट देखने गए और उस कॉन्सर्ट पे तुमने 1000 रुपए की टैक्स भरा, ठीक है। तो 1000 रुपए तो टैक्स तुमने बुक माई शो को दे दिया होगा और बुक माई शो जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स जिसकी लाइबिलिटी उसी बंदे पे पड़ रही है जिसे वो टैक्स देना है, और ये ना बहुत इजी होता है आइडेंटिफाई करना। डायरेक्ट टैक्स जो है वो इंडिविजुअल और कंपनीज दे रहा होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहा होता है। शिफ्ट ऑफ बर्डन, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, वो उसी बंदे पे होगा जिसे वो देना है, और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो शिफ्ट हो सकता है। जैसे कि तुमने तो बुक माई शो को पैसा दे दिया टैक्स का, अब बुक माई शो जो है वो गवर्नमेंट से डील करेगा। उसके बाद नेचर की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही होती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ रहा होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोपोर्शनल इन नेचर होता है।
चाहे तुम एक टिकट लो बुक माई शो से, चाहे तुम 50 टिकट लो, अगर पर टिकट पे 1000 रुपए का टैक्स है तो पर टिकट पे 1000 रुपए का ही टैक्स जाएगा। कवरेज की बात की जाए तो डायरेक्ट टैक्स जो है लिमिटेड रीच तक होता है, क्योंकि टैक्स स्लैब रेट पे बहुत कम लोग आ पाते हैं, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जो होता है वो वाइड कवरेज होता है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज तो हर जना ले रहा होता है। अब जो आता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, वहां तक का तो रिवाइज हो गया। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू पे आते हैं। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, जो रेवेन्यू टैक्स से नहीं आया वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। सबसे पहला आता है इंटरेस्ट। जिस भी जनों को गवर्नमेंट ने उधार दे रखा है उससे जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रिसीव कर रही है उसे हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे पहला आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट गवर्नमेंट को अलग अलग जगहों से मिल रहा होता है। मान लो गवर्नमेंट ने बैंक को लोन दे रखा है, उस पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है। इंटरेस्ट किस चीज का रिवॉर्ड होता है? इंटरेस्ट जो होता है वो लोन का रिवॉर्ड होता है। इंटरेस्ट जो होता है वो लोन का रिवॉर्ड होता है। उसके बाद आता है प्रॉफिट और डिविडेंड। अब ध्यान से सुनना, जो गवर्नमेंट की फुली ओन्ड कंपनी है वो जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और उससे अगर कोई फायदा हो रहा है तो प्रॉफिट कहलाएगा। डिविडेंड का मतलब है गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में स्टेक ले रखा है और उससे मतलब शेयर खरीद रखे हैं और उससे जो रिवॉर्ड आ रहा है वो डिविडेंड हो गया। शेयर का जो रिवॉर्ड होता है वो डिविडेंड होता है, लोन का जो रिवॉर्ड होता है वो इंटरेस्ट होता है। फीस मतलब कॉलेज फीस, ट्यूशन फी, इस टाइप की फीस, मतलब जो गवर्नमेंट ओन्ड चीजें हैं उन पे जो फीस उसे मिल रही है। लाइसेंस फी जैसे कार लाइसेंस हो गया या फिर किसी भी चीज का लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस, ये सब, ठीक है। फाइन्स एंड पेनल्टीज तो पता ही होगा आजकल के यंगस्टर्स को, ठीक है। बाइक वाइक या इन सारी चीजों पे जो लगता है। एस्चीट मतलब होता है मान लो मेरी मौत हो गई, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को ले लेगा, उसे एस्चीट कहते हैं। एस्चीट मतलब होता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मेरे पास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट ले लेगा, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स जो गवर्नमेंट को मिलता है अलग अलग देशों से या अलग अलग लोगों से, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी या किसी भी रीजन से, ठीक है। फोर फीचर मतलब होता है किसी ने किसी इलीगल एरिया पे कुछ चीज कर रखी है, अब गवर्नमेंट उसे जब्त कर लेता है तो उसे फोर फीचर कहते हैं। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है मान लो गवर्नमेंट जो है मेट्रो बिल्डअप कर रहा है, उसकी वजह से आसपास के एरिया के रेट्स बढ़ गए, तो गवर्नमेंट आसपास के एरिया से कुछ पैसे ले रहा होता है स्पेशल असेसमेंट के टाइम पे। टाइम, ठीक है। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है जैसे कि मान लो फेज 1 में मेट्रो आ गई है, या फिर अभी ये अशोक नगर के आसपास मेरठ वाली मेट्रो बन गई है, ठीक है। तो अब वहां पर मेट्रो आने के कारण वहां उस एरिया के रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उस रेट जो बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ पैसे ले रहा होता है, तो उसे स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। इट रेफर्स टू अ पेमेंट मेड बाय ओनर टू दोज प्रॉपर्टी whose value has appreciated due to developmental activity of the government. For example, if the value of property near a metro station has increased, then a part of the developmental expenditure is recovered from owner of such property in the form of special assessment. फिर आते हैं टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू इज द सम टोटल ऑफ रेसिप्ट फ्रॉम टैक्सेस और अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ड्यूटीज का मतलब है एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारी चीजें। और नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है जो टैक्स से नहीं आया। नेचर की बात कर रही तो टैक्स जो होता है वो कंपलसरी पेमेंट होता है इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है वो जो होता है वो कंपलसरी पेमेंट नहीं होता। इट बिकम्स पेबल ओनली व्हेन सर्विसेज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। बेनिफिट की बात करें तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट उस रिसीवर को नहीं मिलता, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैंने 5000 का टैक्स भरा और मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि यहाँ पर मेरी नेट फैसिलिटी अच्छी कर दो, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो उसी सर्विस के लिए मिल रहा होता है जिसके लिए आपने पे किया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर तो बताओ। सर नॉन टैक्स रेवेन्यू में मतलब वो जो लास्ट वाला पॉइंट था पैसे देने वाला, सर वो समझ में नहीं आया। अच्छा ये देखो, देखो मयूर विहार फेज 1 में बहुत सारे मेट्रो स्टेशन है, एक्सटेंशन हो गया और अलग अलग टाइप ऑफ मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। अब मान लो जब मेट्रो नहीं आया था तब वहां के प्रॉपर्टी के 2 BHK के दाम चल रहे थे 50 लाख। जैसे ही मेट्रो आ गया तो 80 लाख हो गया प्रॉपर्टी का दाम, तो 30 लाख से इंक्रीमेंट हो गया। गवर्नमेंट पे है ना, जब वो बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा होगा उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगा, एक स्पेशल असेसमेंट करके उससे कुछ पैसा जब्त कर लेगा, ठीक है, उसे कह देंगे स्पेशल असेसमेंट। समझ गए? समझ गए?
यस सर। हाँ, अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों में एसेट और लाइबिलिटी नहीं बढ़ती। हाँ हाँ, दोनों में किसी में इम्पैक्ट नहीं, मतलब अगर मान लो एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर में तो एसेट बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें एसेट ना क्रिएट हो रहा होता है और ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही होती है। और रेसेप्ट के केस में क्या होता है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रहा होता है और ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही होती है। समझ गए, समझ गए? उल्टा हो जाता है सर। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, कैपिटल। कैपिटल के केस में क्या होगा, एसेट और लाइबिलिटीज में इंपैक्ट देखेंगे कैपिटल के केस में, दोनों में से एक पे इंपैक्ट आ रहा होगा। अगर मैं कैपिटल रेसेप्ट्स की बात करूं, ठीक है, अगर रेसेप्ट हो रहा है तो एसेट से रेसेप्ट कब हो सकता है, जब मैं एसेट सोल्ड आउट कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसेट घट जाता है। एसेट से रेसेप्ट कब हो सकता है ना, मेरे पास पैसा कब आ सकता है एसेट से, जब मैं एसेट बेच दूंगा, ठीक है, तब पैसा आएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, अपनी एसेट को सोल्ड आउट करने लगता है। ठीक है, तो एसेट क्या होती है, रिड्यूस होता है। और लाइबिलिटी से पैसा कब आ सकता है, जब मैं लाइबिलिटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ईदर रिड्यूसेस दी एसेट और क्रिएट लाइबिलिटी फॉर दी गवर्नमेंट। ठीक है, या तो एसेट रिड्यूस होता है या फिर लाइबिलिटी क्रिएट होती है। तो रेसेप्ट दो ही तरीके से आ सकते हैं, कैपिटल रेसेप्ट, या तो आप एसेट को रिड्यूस करोगे, एसेट को बेच दोगे, या फिर आप लाइबिलिटी उधार लोगे। ठीक है, तो अगर आपके पास रेसेप्ट एसेट बेच कर आ रहा है तो नॉन डेप्थ क्रिएटिंग रेसेप्ट है। और अगर आपके पास लाइबिलिटी से पैसा आ रहा है तो वो है डेप्थ क्रिएटिंग रेसेप्ट। डेप्थ मतलब होता है उधार। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, अब मैं डिटेल में जा रहा हूँ इसके। रेंट रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट। नहीं नहीं, ये दोनों ही कैपिटल रेसेप्ट है, बस मैं ये कह रहा हूं अगर आपके पास रेसेप्ट आ रहा है तो नॉन डेप्थ क्रिएटिंग वो होगा जब आपने एसेट बेचकर रेसेप्ट किया है, मतलब पैसा आया आपके पास एसेट बेचकर। और डेप्थ क्रिएटिंग तब होगा जब आपके पास पैसा आया है लाइबिलिटी लेकर, उधार लेकर। समझ गए, समझ गए? यस सर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं कैपिटल रेसिप्ट पे। कैपिटल रेसिप्ट क्या होते हैं, ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। बोरविंग, तो बोरविंग आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बोरो फंड्स फ्रॉम ओपन मार्केट पब्लिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन गवर्नमेंट लाइक लोन्स, यूएसए, इंग्लैंड। तो ये सारे क्या हो गए, बोरविंग। बोरविंग ये कौन सा हो गया, डेप्थ क्रिएटिंग रेसिप्ट, क्योंकि बोरविंग मतलब लाइबिलिटी बढ़ा रहा है, लाइबिलिटी बढ़ा रहा है मतलब डेप्थ क्रिएटिंग। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब है गवर्नमेंट ने यूनियन बजट बढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो यूनियन बजट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना अलग अलग स्टेट्स को भी उधार दिए होते हैं, तो जब स्टेट्स उधार वाला पैसा लौटा रहे होते हैं तो होता है रिकवरी ऑफ लोन। गवर्नमेंट ग्रांट्स वेरियस लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। रिकवरी ऑफ सच लोन इज अ कैपिटल रेसिप्ट एज इट रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा है उनके पास वो तो गवर्नमेंट का ही पड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं अदर रेसिप्ट। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है डिसइन्वेस्टमेंट, ये फिलअप्स में आते ही आते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को बेच देती है, जब गवर्नमेंट अपने स्टेक को बेच देती है उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब गवर्नमेंट अपने स्टेक को बेच देती है उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब गवर्नमेंट अपने स्टेक को बेच देती है उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये वाला टॉपिक हमने प्राइवेटाइजेशन में पढ़ा है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को बेच देती है उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को बेच देती है उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे एलआईसी ने अपने अभी शेयर्स को बेचा था, या फिर एयर इंडिया ने अपने शेयर्स को बेचा था, उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट कौन सा रेसेप्ट हो गया, नॉन डेप्थ क्रिएटिंग, क्योंकि अपनी चीज को बेच रहे हैं। ठीक है, एसेट कम हो रहा है। और स्मॉल सेविंग में क्या होता है, गवर्नमेंट अलग अलग लोगों से पैसा जमा करवा रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रेसेप्ट। ठीक है, तो एक बार रीड कर लो जरा, डेप्थ क्रिएटिंग और नॉन डेप्थ क्रिएटिंग। प्रणव म्यूट कर लो प्लीज, प्रणव 12th। हाँ ठीक। आगे आगे कोई दिक्कत इसमें? मैं ये कह रहा था कि हिसाब किताब तो कैसे जाते हैं।
चलो, डेप्थ क्रिएटिंग एंड नॉन डेप्थ क्रिएटिंग, कोई दिक्कत इसमें? बोलो बोलो, क्या हुआ जल्दी बोलो। आ गया समझ? किसमें? डेप्थ क्रिएटिंग में और नॉन डेप्थ मतलब क्या होता है? उधार। तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, पैसा दो तरीके से आ सकता है, या तो अपना मोबाइल बेच दो तब पैसा आ जाएगा, तुम्हारे पास एक ही एसेट है, मोबाइल बेच दो, या फिर किसी से उधार ले लो। अगर तुमने मोबाइल बेच दिया तो वो क्या होगा? किसी का उधार बिल्डअप हो रहा है मोबाइल बेचने? नहीं ना, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा तो आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? नॉन डेप्थ क्रिएटिंग। और डेप्थ क्रिएटिंग में क्या होगा? तुमने बोला सिद्धार्थ मुझे ना 20,000 रुपए दे दे, तो वो क्या हो जाएगा? डेप्थ क्रिएटिंग, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो जब लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो डेप्थ क्रिएटिंग हो गया, और जब लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, पैसा आ रहा है कोई एसेट बेचकर, तो वो हो जाएगा नॉन डेप्थ क्रिएटिंग। समझ गए? ओके। रेवेन्यू रेसिप्ट और कैपिटल रेसिप्ट। रेवेन्यू रेसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रेसिप्ट ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं और ना ही कोई एसेट को रिड्यूस करते हैं। और कैपिटल रेसिप्ट क्या होता है? या तो ये लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे या फिर एसेट को रिड्यूस कर देंगे, उसी का उल्टा। नेचर की बात करें तो दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, क्योंकि ये बार बार ही होगा, ठीक है। टैक्स तो गवर्नमेंट बार बार कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट का प्रॉफिट बार बार होगा, या फिर लॉस भी बार बार होगा, फाइन्स पेनल्टी चलते रहेंगे, ठीक है। और जो कैपिटल रेसिप्ट है वो इरेगुलर और नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। फ्यूचर ऑब्लिगेशन, तो रेवेन्यू रेसिप्ट में कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होती, कैपिटल रेसिप्ट में एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन होती है। जब आपने उधार लिया तो पैसा तो लौटाना है ना, ठीक है। और एग्जांपल ऑफ टैक्स रेवेन्यू लाइक इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हो जाएगा इंटरेस्ट फी एक्सेट्रा। बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल। डिसइन्वेस्टमेंट याद रखना, लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, लोन लिया है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? कैपिटल रेसिप्ट। मतलब अगर लाइबिलिटी और एसेट पे कुछ भी क्रिएट हो रहा है तो, या रिड्यूस हो रहा है, एसेट रिड्यूस हो रहा है और लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो कैपिटल नेचर का ही होगा। कॉर्पोरेशन टैक्स कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा मेरा रेवेन्यू रेसिप्ट। ग्रांट रिसीव रेवेन्यू रेसिप्ट, क्योंकि रिकरिंग नेचर का है। प्रॉफिट ऑफ द पब्लिक सेक्टर रिकरिंग नेचर का है, तो ये रेवेन्यू हो जाएगा। सेल ऑफ पब्लिक टेंडर्स, ये कैपिटल रेसिप्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसमें तो बताओ जरा। फिर एक्सपेंडिचर पे आ रहे हैं। एक्सपेंडिचर पे हमने रेवेन्यू कर दिया, कैपिटल भी कर ही लिया था, एक बार फिर भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ग्रांट्स के केस में हमें कोई कंपल्शन नहीं होता कि हमें उसे रिटर्न करना है या नहीं करना है? नहीं, ग्रांट्स फ्री का मिल रहा होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी तो ग्रांट कुछ स्पेसिफिक कर दिया तो उस पर्पस के लिए यूज होगा, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो। ओके सर। जिस बंदे को ग्रांट दिया है उस पे कोई केस वेस अराइज हो सकता है कि भाई तूने पैसा कहीं और क्यों उड़ा दिया, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं है। ग्रांट तो फ्री फंड का इंटेंशन तो फ्री फंड वाला ही रहता है। ओके, कैपिटल आ गया तो या तो ये एसेट पे इंपैक्ट डालेगा या फिर लाइबिलिटी पे इंपैक्ट डालेगा। अगर मैं एक्सपेंडिचर एसेट पे कर रहा हूं तो मेरा एसेट बढ़ेगा, और अगर मैं एक्सपेंडिचर लाइबिलिटी पे कर रहा हूं तो मेरा लाइबिलिटी कम होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है, तो एसेट पे खर्चा करूंगा तो बढ़ेगा, और अगर लाइबिलिटी पे खर्चा करूंगा तो घटेगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, या तो ये एसेट क्रिएट करता है या फिर लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है। गवर्नमेंट ने मेट्रो बनाया तो या तो एसेट, यहां पर एसेट क्रिएट हो गया। बस इसका डिफरेंशिएट पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एसेट creates either create an asset or reduces a liability of the government. Purpose की बात करें तो it is incurred for normal running of the government department and provision of various services, and it is incurred mainly for acquisition of assets and granting of loans and advances. नेचर की बात करें तो रिकरिंग नेचर का होता है, पुलिस को सैलरी देनी है, एमसीडी वालों को एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, तो रिकरिंग नेचर का हो गया, और वो नॉन रिकरिंग नेचर का हो गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? पूछ लो। अब बजट ना 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारे लिए नया टॉपिक है। बजट 3 टाइप के होते हैं। बैलेंस बजट होता है। बैलेंस बजट का मतलब है जो गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रेसिप्ट है वो इक्विवेलेंट टू एस्टिमेटेड पेमेंट है। जो गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रेसिप्ट है वो इक्विवेलेंट टू एस्टिमेटेड पेमेंट है। सरप्लस का मतलब है कि रेसिप्ट साइड ज्यादा है और पेमेंट साइड कम है, और डेफिसिट का मतलब है पेमेंट ज्यादा है
और रेसिप्ट्स कम है। कर लो रीड कर लो जरा ये। चलो अब आते हैं मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। ठीक है, क्योंकि सरप्लस में तो कोई हरकत नहीं होगी, डेफिसिट में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो बजट डेफिसिट का मतलब क्या है? जब टोटल एक्सपेंडिचर आता है और टोटल रेसिप्ट्स कम है। तो इसके 3 डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अब सबसे बात करते हैं पहले रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेसिप्ट्स कम है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेसिप्ट्स कम है। मान लो मेरे ट्यूशन का जो खर्चा है वो 5,000 है और जो ट्यूशन में पैसा आ रहा है वो 3,000 आ रहा है, तो मैं नेगेटिव 2,000 में चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसके इम्प्लीकेशंस देते हैं गवर्नमेंट के डोमेन में। इम्प्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, ये इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अनेबल है अपने रेगुलर और रिकरिंग नेचर को मीट करने के लिए। प्रपोज बजट में जो आने वाला बजट है उसमें गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर और अपने रेसिप्ट्स को मीट नहीं कर पा रहा। So it indicates the inability of the government to meet its regular and recurring expenditure in its proposed budget. ठीक है, ये assertion और reason में आ सकता है, ध्यान से सुन लेना। सेकंड की बात करते हैं, ये इंप्लाई कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है डिस सेविंग कर रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे तो या तो उधार लेगा या फिर अपने एसेट को बेचेगा। ठीक है, तो डिस सेविंग, दैट इज गवर्नमेंट इज यूजिंग अप द सेविंग ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मान लो कि मेरे ट्यूशन से, फिजिकल ट्यूशन से अच्छा पैसा नहीं आ रहा, तो जो मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ वो वाला पैसा मैं फिजिकल ट्यूशन में यूज कर रहा हूँ। वैसे ही गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग सेक्टर्स का पैसा यूज कर रहा होगा जिससे कि वो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट आउट कर सके। ये एक और चीज इंप्लाई कर रहा है कि गवर्नमेंट मीट अप कर रहा है अपने डेफिसिट को फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट थ्रू बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट। इट मींस दैट रेवेन्यू डेफिसिट ईदर लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी in the form of borrowing or reduces the asset of the government through disinvestment. पहले इन 3 पॉइंट में अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ओके, अब आते हैं यूज ऑफ थर्ड वाला। अब देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बहुत किल्लत आ रही, ठीक है, तो या तो तुम एसेट बेचोगे या फिर किसी से उधार लोगे। अब चलो इस पॉइंट को पढ़ते हैं। इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट, सेकेंड वाला क्या कह रहा था कि अदर सेक्टर से पैसा ले आता है, क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। ये क्या कह रहा है? इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट, जो इनके पास कमी हुई है वो कहां से लाता है? कैपिटल रिसिप्ट से, फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट दैट इज थ्रू बोरोइंग, उधार लोगे या फिर डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अपनी शेयर्स बेच देना, एसेट बेच देना। इट मींस दैट रेवेन्यू डेफिसिट ईदर लीड्स टू इंक्रीज इन लायबिलिटी अगर उसने बोरोइंग की, या फिर रिड्यूसेस द एसेट थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट अगर उसने अपने एसेट्स को बेच। समझ गए? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। Use of capital receipt for meeting extra consumption expenditure leads to an inflationary situation in the economy. ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेचता जाएगा तो फिर क्या होगा? वो जो एसेट है उसकी वजह से मनी सप्लाई ना बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जब बेचेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो गवर्नमेंट जो है वो उधार देने पे लगवा देगा, क्योंकि जब उसका डेफिसिट हुआ होगा तब भी उसने खर्चा किया होगा और फिर एक्स्ट्रा और खर्चा आ गया। ठीक है, बाकी इसको और ज्यादा तरीके से तुम ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ोगे। हायर बोरोइंग इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन इन द टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। इंक्रीज इन सच इंटरेस्ट बर्डन विल लीड टू इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर।
क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो रिकरिंग नेचर का होता है। तो जब आप उधार लेते हो तो आप उधार ही नहीं ले रहे, बस प्रिंसिपल अमाउंट नहीं ले रहे, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आप इंटरेस्ट भी ले रहे हो, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वैसे ही आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, प्लस आप उधार लोगे तो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन फर्दर राइज इन द रेवेन्यू डेफिसिट। अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू गवर्नमेंट कि या तो वो अपने खर्चों को कम कर ले या फिर अपने टैक्सेस वैक्सेस बढ़ा दे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अ फार साइडेड अप्रोच, रेवेन्यू रिसिप्ट शुड ऑलवेज बी मोर देन रेवेन्यू expenditure so that surplus can be used for development project. However, Indian budget is facing revenue deficit from the past several years. और ये several year मतलब 20-30 साल, बहुत साल हो गए, ठीक है। मेजर्स क्या है रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करने के? या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर ले या फिर टैक्सेस बढ़ा दे, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दे, गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ा दे, फाइन्स एंड पेनल्टीज बढ़ा दे, ये सारी चीजें, एल्कोहल के दाम बढ़ा दे, ठीक है, टैक्स लगाकर, ठीक है। एक बार ये देख लो जरा, कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत पूछ लो जरा। डन। पहला था कि गवर्नमेंट ये इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट अपने रिकरिंग एक्सपेंडिचर को मीट नहीं कर पा रहा। दूसरा कह रहा था कि अदर सेक्टर से वो पैसा ले रहा है। तीसरा कह रहा था गवर्नमेंट अपने एसेट्स या लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहा है, एसेट बेच रहा है और लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहा है। और चौथा क्या कह रहा था कि ये एक वार्निंग सिग्नल है कि गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को या तो कम कर दे या फिर टैक्सेस बढ़ा दे। सबको समझ आ गया? थम्स अप कर देना अगर समझ आ गया तो। अब आते हैं फिस्कल डेफिसिट पे। फिस्कल डेफिसिट पे बहुतों को दिक्कत होती है। फिस्कल मतलब होता है पूरे साल का। Fiscal deficit presents a more comprehensive view of the budgetary imbalances. It is widely used as a budgetary tool for explaining and understanding the budgetary development in India. Fiscal deficit का मतलब होता है जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू टोटल रेसिप्ट, और उसमें बोरविंग को हम नहीं लेते। बोरविंग को हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि बोरविंग तो गवर्नमेंट का पैसा है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बोरविंग को कंसीडर करूंगा तो मैं अपने रेसिप्ट को बढ़ा हुआ दिखा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में तो बढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो टोटल रेसिप्ट्स में हम बोरविंग को एक्सक्लूड करते हैं ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है और टोटल रेसिप्ट जो है वो कम है, ठीक है, और उस टोटल रेसिप्ट में बोरविंग जो है वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो टोटल रेसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरविंग इंक्लूड रेवेन्यू रेसिप्ट्स, कैपिटल रेसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरविंग, नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रेसिप्ट। Non-debt creating capital receipt include all capital receipt except borrowing. So such receipts do not give rise to debt. For example, recovery of loan or proceeds from disinvestment. समझ गए इतना? एक बार खुद भी रीड कर लो जरा ये। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। सबसे पहला आता है डेट ट्रैप, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट उधार पे उधार लेगा। तो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स दैट द टोटल बोरविंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बोरविंग नॉट ओनली इन्वॉल्व repayment of principal amount but also required payment of interest. Interest payment increases the revenue expenditure
which leads to revenue deficit. It creates vicious circle. Hello? हाँ दीदी। नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने बुलाया था, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। अब वो तो बच्चे के लिए बात करने आए थे। अरे 4th क्लास में स्टूडेंट है, उसके लिए बात करना है। ठीक है। सॉरी डेट ट्रैप का मतलब है कि गवर्नमेंट का जो उधार है वो बढ़ते पे बढ़ता जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट वेयर इन गवर्नमेंट टेक्स मोर लोन्स टू रीपे द अर्लियर लोन, एज अ रिजल्ट कंट्रीज कॉट इन अ डेट ट्रैप। पहला वाला पॉइंट समझ आ गया। फिस्कल डेफिसिट हमें ये इंडिकेट कर देता है कि गवर्नमेंट उधार पे उधार लिए जा रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन हो जाता है, अब गवर्नमेंट उधार लेगा और पहले से ही सर्कुलेशन में पैसा है। अब गवर्नमेंट उधार क्यों ले रहा है? जिससे कि वो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट कर सके। गवर्नमेंट ने सैलरी नहीं दी होगी अपने एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट ने बहुतों का पैसा रोक रखा होगा, सबको पैसा प्रोवाइड करेगा तो मनी सप्लाई और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट। RBI prints a new currency to meet its deficit requirement. It increases the money supply in the economy, which leads to increase in the general price and creates inflationary pressure. अब अगर मान लो कि हमारे डोमेस्टिक के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है वो बाहर से उधार लेगा। तो गवर्नमेंट also borrows from the rest of the world, which raises its dependence on other country. क्योंकि अगर आप बाहर से उधार लोगे तो जिससे आप उधार लेते हो उसके बाद आपको उसी की बात माननी पड़ती है, तो गवर्नमेंट को उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज बिल्डअप करनी पड़ेगी। कितना पैसा? कितना पैसा कौन प्रोड्यूस कर रहा है और कितना पैसा निकालना होगा? नहीं वो तो गवर्नमेंट अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है और गवर्नमेंट उसके बदले में ट्रेजरी बिल्स देता है और फिर आरबीआई उसे प्रिंट करता है। आरबीआई को देता है। हाँ, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट आरबीआई को देता है, फिर आरबीआई उसके इक्विवेलेंट पैसा प्रिंट करती है। अगर इकोनॉमी में कोई पैसा प्रिंट हो रहा है तो उसके इक्विवेलेंट गोल्ड या कुछ भी वैल्यूएबल रखना पड़ता है, तब जाकर वो प्रिंट होता है। कंट्री के अंदर ही होना सकता है। नहीं जो अगर मान लो कि कोई फॉरेनर है, उसे कुछ लेना है तो अपना डॉलर देकर रुपी तो लेगा, तो उसमें एक्सचेंज करवाएगा। अभी वो आएगा नेक्स्ट चैप्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। अगर हम उधार लेते हैं तो उसके बाद हम फ्यूचर की नहीं सोच पाते, हम ये सोचते हैं कि वो उधार चुकता है, ठीक है। तो बोरोइंग इंक्रीजेस द फाइनेंशियल बर्डन फॉर द फ्यूचर जनरेशन एंड it adversely affect the future growth and development prospects of the country. So fiscal deficit gives borrowing requirement of the government, so it must not be allowed to rise beyond a manageable limit. The safe limit of fiscal deficit is considered to 3% of the GDP. ठीक है? Greater the fiscal deficit implies greater borrowing of the government, so a high fiscal deficit is inherently bad for the health of the economy. ठीक है, एक बार ये देख लो जरा, कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे समझ आ गया? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये सारे इसके फॉर्मूला है। ये तो फॉर्मूला हो गए, अब आता है इसके बाद इसका डिफरेंस। देख लो जरा, फिस्कल डेफिसिट और चलो सोर्सेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट जो फाइनेंस कर सके उन सिचुएशन से बचने के लिए, तो गवर्नमेंट या तो बोरो करता है। फिस्कल डेफिसिट कैन मेट बाय बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज, पब्लिक और कमर्शियल बैंक, और अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो एक्सटर्नल सोर्सेज के पास जाता है, फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जब 1991 में क्राइसिस आया था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे ना 7 बिलियन का लोन लेने वर्ल्ड बैंक से और IMF से,
डेफिसिट फाइनेंसिंग की आरबीआई से कह देना नई करेंसी छाप दे, तो मे बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट इट सिक्योरिटी टू मीट फिस्कल डेफिसिट, आरबीआई इशूज न्यू करेंसी फॉर दिस पर्पस, दिस प्रोसेस इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो बोरविंग आर कंसीडर अ बेटर सोर्स एज दे डू नॉट इंक्रीज मनी सप्लाई, क्योंकि बोरविंग में क्या होगा, बोरविंग में ये होगा कि अगर इसके पास पैसा पड़ा है ये मुझे कुछ टाइम के लिए दे देगा, लेकिन अगर न्यू करेंसी छापने में क्या होगा, करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो उसके पास तो पैसा पड़ा है प्लस और पैसे गवर्नमेंट और डालेगा इकोनॉमी के अंदर, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और उसकी वजह से एक्सेस डिमांड आ जाएगी, which is regarded as the main cause of inflation. On the other hand, deficit financing may lead to inflationary trends in the economy due to more money supply. ठीक है, एक बार ये देख लो जरा, किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं प्राइमरी डेफिसिट। चलो प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि अगर मैं इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन हटा दूं तब फिस्कल डेफिसिट में कितना ऐसा अमाउंट है जो रियलिटी में मेरा लॉस हुआ है। जैसे कि मान लो मेरा फिस्कल डेफिसिट चल रहा है 5,000 और इकोनॉमी जो इंटरेस्ट दे रही है वो 4500 दे रही है, मतलब 500 जो है वो मेरी इकोनॉमी में रियलिटी में लॉस हुआ है। ठीक है, बाकी सारा पैसा लॉस वाला कहाँ गया है, इंटरेस्ट पेमेंट में। ठीक है, तो ये फिस्कल डेफिसिट था माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा प्राइमरी डेफिसिट का रीजन क्या है। ये तो उधार का रीजन है, इसकी वजह से डेफिसिट हुआ, और बाकी ये मेरा टोटल डेफिसिट था, तो असली में जो मैंने इस साल लॉस था वो 500 का था। ये रीड कर लो जरा। हेलो, अच्छा अच्छा, एक मिनट, अब कर लो। तो प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू अ डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरविंग। इंटरेस्ट पेमेंट तो इंटरेस्ट तो हम तब देते हैं ना जब हम पैसा यूज कर लेते हैं, इसलिए इसमें लिखा है प्रीवियस बोरविंग। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो होता है जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और टोटल रेसिप्ट जो है वो कम है। क्या हुआ, आ रहा है ना समझ? रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला ट्राई तो करना फिर भी। टैक्स कितने टाइप के होते हैं? तानिया, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला तुम्हें याद है? अरे फिस्कल डेफिसिट कब होगा, जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और टोटल रेसिप्ट्स कम है, और उसके अंदर क्या एक्सक्लूड है, बोरविंग। हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हो, डिसइन्वेस्ट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रेसिप्ट्स कम है, और फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और टोटल रेसिप्ट्स कम है और उसमें बोरविंग इंक्लूड नहीं है। और प्राइमरी डेफिसिट का है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट।
So the total borrowing requirement of the government include the interest commitment on the accumulated debt. Primary deficit reflect the extent to which such interest commitment have to compelled by the government to borrow in the current period. Implication of primary deficit, it indicates that how much the government borrowing are going to meet expenses other than interest payment. So the difference between fiscal deficit and primary deficit shows the amount of interest payment on the borrowing made in past. So a low zero primary deficit indicates that interest commitment on earlier loan have forced the government to borrow. ठीक है, मतलब अगर मान लो कि अगर आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है वो लो है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट ने जो बोरो किया है वो फ्यूचर बोरोविंग के लोन को रीपे करने के लिए इस सब के लिए किया है. ये एक बार रीड कर लो जरा. किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें. आगे समझिए. आगे किसी स्टूडेंट को दिक्कत है इस चैप्टर में तो बता दो. ये चैप्टर ऑनलाइन वालों को किसी को दिक्कत